Hello friends. Today once again I am discussing with you another important question in Principles of Taxation Law paper. This question relates to mention any 15 types of income which do not form part of total income. आप 20 भी इनकम एग्ज़ाम में आपको मेंशन 20 टाइप्स ऑफ इनकम भी दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में 15 टाइप्स बोले जाते हैं. वैसे तो लगभग 50 टाइप के एग्जाम्ड इनकम है, लेकिन इसलिए आपको एक चॉइस दिया गया है कि 20 इनकम और 15 इनकम. तो इस टॉपिक में मैं अप्रॉक्सीमेटली 15 इनकम डिस्कस करूँगा, ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन राइट योर आंसर, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में भी नॉर्मली 15 to 20 एग्जाम्ड इनकम पूछे जाते हैं. ठीक है. और उसके बारे में उसके साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि हर एक एग्जाम्ड इनकम उसके सेक्शन के साथ कैसे रिमेंबर किया जाए, ताकि आप सेक्शन और वो क्लॉज लिख लो तो आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. ठीक है. सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन. देखो, पहले तो आप इंट्रोडक्शन ऐसा लिख सकते हो कि in order to facilitate the individual as well as non-individual from cutting down their gross income tax paying amount, the income tax act provides for certain exempt income. देखो, हर कोई का टोटल इनकम होता है, उसके बारे में इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है. अगर आपका इनकम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम कुछ ऐसे चीज़ देते हैं, हम कुछ ऐसे छूट देते हैं आपको, जिसे बोला जाएगा एग्जेम्प्ट इनकम. लेकिन वो थोड़े से प्रोविजंस है, तो उस प्रोविज़न में आप बैठोगे तो वो इनकम आपका एग्जेम्प्ट इनकम माना जाएगा. ठीक है. इसलिए ऊपर लिखा है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द इंडिविजुअल एज वेल एज नॉन इंडिविजुअल फ्रॉम कटिंग डाउन दिस ग्रॉस टैक्स पेइंग अमाउंट, द इनकम टैक्स एक्ट विच डू नॉट एग्जेम्प्ट्स इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम. मतलब ये जो इनकम है आपने जो डिराइव किए या आपको मिले हैं, वो आपके टोटल इनकम में काउंट नहीं होंगे. ठीक है. द एसएससी कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस एग्जाम्प्ट इनकम एंड लोअर देयर ग्रॉस टैक्सेबल इनकम. ठीक है. इसका बेनिफिट क्या होगा, ये आप इसका बेनिफिट ले लोगे तो आपका टोटल जो अमाउंट है, टोटल इनकम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या घट जाएगा. और पता है आपको, अगर टोटल इनकम ही घट गया तो आप ऑटोमेटिकली आपका टैक्स जो आने वाला है वो भी घट जाएगा. ठीक है. इंट्रोडक्शन में यही लिख लिया, लोअर द नेट वॉल्यूम ऑन विच द अमाउंट इज़ कैलकुलेटेड और कंपोजिशन ऑफ टोटल इनकम इज़ कैरिड आउट. ठीक है. एग्जाम्प्ट इनकम. ठीक है. सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये जो एग्जाम्प्ट इनकम का क्लॉज दिया है वो सेक्शन 10 में दिया है. याद रखो, सेक्शन 10, उसके अंदर बहुत सारे सब सेक्शन हैं, कौन कौन से एग्जाम्पशन दिए हैं, लेकिन ब्रॉडर बेस पे दिस इज द एग्जाम्प्ट इनकम आर गिवन अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. कौन सा, 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961. द वेरियस कैटेगरीज ऑफ इनकम आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 10 of the Income Tax Act 1961. The SST has to establish this that his case clearly and squarely falls within the ambit of the said provision. देखो, अभी इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, एसएससी पे है. कल कोई अगर आपको नोटिस आ गया कि आपने टैक्स कम भरा है या ज़्यादा भरा है, ये एग्जम्प्ट इनकम क्लेम करने के बाद, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने ये एग्जम्प्ट इनकम लिया है और मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ. तो इसके लिए उन्होंने लिखा है, द एसएससी हैज़ टू एस्टैब्लिश दैट हिज केस क्लियरली एंड स्क्वेयरली फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ द सेट प्रोविजन ऑफ द एक्ट. ठीक है. चलो, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आर द एग्जाम्प्ट इनकम. ठीक है. कौन सा है एग्जाम्प्ट इनकम, देखो, फॉलोइंग टाइप्स आर एग्जाम्प्ट इनकम. पहले तो क्या हो गया, एग्रीकल्चर. देखो, आप ऐसे लिख सकते हो, अपने पहले पन्ने में पेज में तो ये लिख लिया एग्जाम्प्ट इनकम क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन लिख लिया, और कौन कौन सा एग्जाम्प्ट 15 इनकम है वो आप एक सीरीज़ लाइन बाय लाइन लिख लोगे. उसके बाद आपका उसको डिस्क्रिप्शन दोगे तो आपको अच्छे चांसेस है ये मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे. तो पहला कौन सा है, एग्रीकल्चर इनकम. इधर मैंने नहीं लिखा, लेकिन इधर है एक्चुअली सेक्शन 10 सब क्लॉज 1. सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 एग्रीकल्चर इनकम का होता है. सेक्शन 10 सब क्लॉज 1. शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म, मैं आपको एक ये देता हूँ, आप खुद पढ़ लो कौन सा सेक्शन है, तो आपको एक रिवीजन भी हो जाएगा. उसके बाद लीव ट्रैवल कंसेशन आता है. लीव ट्रैवल कंसेशन इधर नहीं लिखा, लेकिन इट कम्स अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 5. लीव ट्रैवल कंसेशन किस में आता है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 5. उसके बाद अलाउंस और रिक्विजिट्स पेड आउटसाइड इंडिया. देखो, फोर्थ पॉइंट क्या है, allowance or requisite paid outside India, that's called under section 10 subsection 7.
उसके बाद आता है डेथ कैम्प ग्रेचुइटी सेक्शन 10 देखो ये सब में आपको कैसे रिवीजन करना है एक एग्जांपल या एक पिक्चराइजेशन से आपको बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आप ये सब एक बार पढ़ लेंगे। डेथ कम ग्रेजुइटी सेक्शन 10(10)(b) 10(10) 5th पॉइंट है। 6 में कौन सा आता है, कंपेंसेशन फॉर एनी डिज़ास्टर हुआ होगा उसके लिए है 10(10)(b)(c). उसके बाद सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेक्शन 10(10)(d), ठीक है। उसके बाद 8 पॉइंट है। 8 कौन सा एग्जाम इनकम है, पेमेंट फॉर नेशनल पेंशन ट्रस्ट 10(12)(a) 10(12)(b). नेशनल पेंशन ट्रस्ट मतलब जो गवर्नमेंट सर्विस में लगेंगे उनको पुरानी पेंशन के जगह नई पेंशन दी जाएगी, वो जो शेयर मार्केट के रिलेटेड होगी, जितना भी अमाउंट आपका डिपॉजिट होगा या उस बेस पे, तो ये नेशनल पेंशन ट्रस्ट बोला जाता है, नया स्कीम है। तो उसमें से जो इनकम मिलेगा वो भी आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, दैट इज़ अंडर 10(12)(a), ठीक है। उसके बाद पेमेंट फ्रॉम अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड सेक्शन 10(13), मतलब इसमें क्या होता है 9th पॉइंट, पेमेंट फ्रॉम अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड मतलब आपका प्रोविडेंट फंड हो गया या फिर नेशनल पेंशन स्कीम, जैसे हमने ऊपर बताया था अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड है। उसके बाद इनकम ऑफ म्यूचुअल फंड, इनकम आपको म्यूचुअल फंड से कोई मिला होगा, लेकिन उसके लिए भी क्राइटेरिया है, वो किस में मेंशन किया है, सेक्शन 23(d). 11th इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, आपका एक बिजनेस है और लेकिन वो ट्रस्ट है, तो उसमें भी आपको एग्जाम्प्ट हुआ किया जाएगा 10(23)(f)(c) में, ठीक है। उसके बाद इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बोर्ड्स, इसके बाद सब्सिडी रिसीव फ्रॉम टी बोर्ड्स होते हैं, रबर बोर्ड्स होते हैं, उनसे जो सब्सिडी मिली है टी बोर्ड्स को, वो हम 10 या 30 में होता है, सेक्शन 10(30). उसके बाद 14 पॉइंट आता है अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, ये किस में गया है, सेक्शन 10(17)(a). अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में नहीं मिलेगा, या ध्यान में रखो, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मतलब कोई होते हैं, जैसे महाराष्ट्र भूषण हो गया या अपना नेशनल पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण जो सेंट्रल के हैं, या ओलंपिक मेडल वालों को दिया जाता है, भारतीय खेल रत्न अवार्ड या अवार्ड दिया जाता है, वो सेक्शन में जो इनकम मिलेगा वो एक्सेम्प्ट है। उसके बाद इनकम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन सेक्शन 10(21) 15th इनकम है। साइंटिफिक रिसर्च में जो आपने इससे इनकम कमाया गया है वो भी आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू इनकम, ये भी हो जाएगा, आपको मिलेगा एग्जाम्प्शन, ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं, अभी इसको रिमेंबर कैसे करना है वो बताता हूँ एक बाय एक, ठीक है। अभी आप ऐसा समझो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्या है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वो पैसे सैलरी भी ले रहा है और उसकी खुद की एक खेती भी है, दैट इज़ कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। तो ठीक है, हम ऐसा समझे कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका एक एग्रीकल्चर है, उससे जो मिलता है वो एग्रीकल्चर इनकम है सेक्शन 10(1) में, ठीक है। और गवर्नमेंट सर्विस के साथ साथ वो क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर भी कर रहा है। और तो एग्रीकल्चर करने के बाद उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया, तो उसका क्या हो गया, बहुत बड़ा एग्रीकल्चर हो गया, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, तो उसने एक बिज़नेस स्टार्ट किया या फर्म स्टार्ट किया, तो उसमें बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म। उसमें उसने कुछ एम्प्लॉय डायरेक्टर लगाए, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म, ठीक है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसने एग्रीकल्चर को ज़्यादा फोकस किया, उससे वो बहुत प्रोडक्शन किया, फिर उसके बाद आ गया शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म, ठीक है। उसके बाद आ गया शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया, देखो उसके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को क्या हो गया कि प्रॉफिट आ गया, एग्रीकल्चर कर लिया सेक्शन 10(1) में, उसके बाद क्या हो गया, उसका बिजनेस एक्सपांड किया, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस उससे एग्जाम्प्ट किया। उसके बाद क्या किया, वो छुट्टी पे चला गया। गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या होता है फैसिलिटी, छुट्टी पे जाने के लिए, तो छुट्टी पे जाने के लिए उसने क्या किया, LTC लीव ट्रैवल कंसेशन, दैट इज़ मेंशन इन द सेक्शन 10(5). सेक्शन 10(5) में लीव ट्रैवल कंसेशन की बात की है, लीव ट्रैवल कंसेशन, ठीक है, समझ गए। उसके बाद वो लीव छुट्टी के लिए चला गया, लेकिन कहाँ चला गया, आउटसाइड इंडिया, ठीक, कहाँ चला गया, आउटसाइड इंडिया। तो इसलिए 4th पॉइंट ऐसा लिखा है मैंने, अलाउंस और परक्यूसिट पेड आउटसाइड इंडिया, अलाउंस और परक्यूसिट पेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, ध्यान में आ गया। पहले से बताता हूँ, एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका एक एग्रीकल्चर खुद का लैंड है, उसने तो फर्स्ट एग्जाम इनकम हो गया एग्रीकल्चर इनकम, तो उसने एग्जाम बिजनेस एक्सपांड किया एग्रीकल्चर का, तो उसने क्या बनाया, कंपनी बनाई, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, ये पॉइंट हो गया सेकंड एग्जाम इनकम। थर्ड क्या हो गया, वो सब बिजनेस एस्टेब्लिश होने के बाद वो क्या कर गया,
छुट्टी पे चला गया। और गवर्नमेंट सर्विस उसको क्या देती है, लीव ट्रैवल कंसेशन। थर्ड एग्जाम्पशन इज लीव ट्रैवल कंसेशन। फोर्थ है तो छुट्टी पे कहाँ गया, आउटसाइड इंडिया, तो उसको क्या है, अलाउंस और परक्यूजिट पेड आउटसाइड इंडिया। 10(7) तो ये सेक्शन कैसे रिमेंबर करोगे आप, अलाउंस और परक्यूजिट पेड आउटसाइड इंडिया सेक्शन 10(7). हम बोलते हैं ना सात समंदर पार, ऐसा बोलते थे ना, ये गाना है सात समंदर पार, मतलब आउटसाइड इंडिया ऐसा बोलते हैं, सात मतलब आउटसाइड इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ठीक है, उसने वो आउटसाइड इंडिया चला गया और क्या हो गया, अचानक से उसका डेथ हो गया। अचानक से उसका क्या हो गया, डेथ हो गया। डेथ हो गया मतलब डेथ 10D, डी फॉर डेथ, डेथ कम, डेथ हो गया तो उसको डेथ कम ग्रेजुएटी मिलेगी। गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए है या इसके लिए, हर को इसको क्या मिलता है, ग्रेजुएटी मिलती है। तो उसका सेक्शन कैसे रिमेंबर करूँगा, 10(10), 10 बस, 10 बस। ठीक है, अभी डेथ होने के कारण क्या मिला, किसके कारण डेथ हुआ, कोविड के कारण। किसके कारण डेथ हुआ, कोविड के कारण। मैंने आपको ध्यान में रखने के लिए बोल रहा हूँ, आप ऐसा मत लिखना कोविड के कारण। ठीक है, डेथ कम ग्रेजुएटी, एक एग्जाम्प्ट इनकम हो गया। उसके बाद किसके कारण हुआ, कोविड। तो कोविड एक क्या है, डिज़ास्टर है, तो उससे अपने को इनकम मिलेगा, कंपेंसेशन आउट ऑफ डिज़ास्टर गवर्नमेंट देगी, क्योंकि वो पैंडमिक है। आपने सुना होगा 50,000 रुपये गवर्नमेंट कंपेंसेशन दे रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज कंपेंसेशन फॉर एनी डिज़ास्टर। तो उसमें कैसे है 10(10) BC। अभी ये कोविड BC, याद रखो, BC बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, आफ्टर डेथ, बिफोर क्राइस्ट, ऐसा होता है ना, हमने हिस्ट्री में पढ़े थे। तो समझ में आ गया, छुट्टी पे चला गया 10(5) लेके, 10(5) पे छुट्टी पे चला गया। उसके बाद कहाँ चला गया, आउटसाइड इंडिया। उसका सेक्शन क्या है, 10(7), एग्जाम्ड इनकम 10(7). तो उसके बाद क्या हो गया, डेथ हो गया, तो उसको क्या मिलेगी, ग्रेजुएटी। डेथ कम ग्रेजुएटी, डेथ हो गया मतलब 10(10) बस, तो ग्रेजुएटी मिलेगी। और डेथ किसके कारण हो गया, कोविड के कारण हो गया। तो कोविड एक क्या है, डिज़ास्टर है, तो उससे भी कंपेंसेशन मिलेगा, कंपेंसेशन आउट ऑफ डिज़ास्टर। तो इसका कैसा याद रखोगे, BC। कोविड का डेथ हो गया इसलिए BC, कंपेंसेशन आउट ऑफ डिज़ास्टर कैसा है, BC। उसके बाद क्या हो गया, उस गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपने टाइम में कुछ LIC पॉलिसी निकाल के रखेगी, तो उससे जो इनकम डिराइव्ड होगा वो भी उसको एग्जम्प्ट है। तो LIC का इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसका सेक्शन 10(10)D, डी माने डेथ, डी माने डेथ, 10(10) में क्या हो गया, डेथ कम ग्रेजुएटी, 10(10)D मतलब इंश्योरेंस की पॉलिसी जो आएगी। ठीक है, उसके बाद वो गवर्नमेंट सर्वेंट था, नया वाला गवर्नमेंट सर्वेंट था, तो उसको न्यू पेंशन स्कीम था, तो उसके अंदर जो मिला था नेशनल पेंशन ट्रस्ट, पेमेंट फ्रॉम नेशनल पेंशन ट्रस्ट, वो भी एग्जाम्प्ट हो गया, सेक्शन 10(12)A और 10(12)B। 7/12 हम बोलते हैं ना, एग्रीकल्चर इनकम का 7/12 होता है, और गवर्नमेंट सर्वेंट का पेंशन 10/12, ऐसा रिमेंबर करो कुछ तो जुगाड़ लगा के, 10(12)A एंड 10(12)B। ठीक है, पेंशन भी मिल गया, कंपेंसेशन भी मिल गया, इंश्योरेंस भी मिल गया। ठीक है, अभी उसका प्रोविडेंट फंड होगा या NPS होगा, न्यू पेंशन अकाउंट होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज पेमेंट फ्रॉम अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड। इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 10/13, 10 सबसेक्शन 13 उसमें। ठीक है, उसने फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्या किया होगा, ध्यान में रखो, ऐसे आपको ध्यान में आ जाएगा, आप इमेजिन करो क्या क्या होगा। उसके म्यूचुअल फंड भी किया होगा उसने, तो उससे जो इनकम आ रहा है वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। म्यूचुअल फंड किस में बोला गया है, सेक्शन 10(23)D, 23D मतलब आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो, 23 तारीख आने के बाद 23 दिन में आपको म्यूचुअल फंड की SIP भरनी पड़ती है। ठीक है, SIP मतलब हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट, दैट इज़ कॉल्ड एज 23 तारीख, 23 दिन। सो 10(23)D इनकम ऑफ म्यूचुअल फंड। उसके बाद इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, देखो मैंने पहले बताया था उसका एग्रीकल्चर इनकम था, उसने बिज़नेस एक्सपांड किया, तो वो बिज़नेस एक ट्रस्ट के फॉर्म में किया, तो उस दौर से जो इनकम आ रहा था वो भी एग्जाम्प्ट है, सेक्शन 10(23)FC। म्यूचुअल फंड के नीचे ही है सेक्शन 10(23)FC। ठीक है, उसके बाद इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बोर्ड्स, किस बोर्ड, ऐसे कुछ बोर्ड है उसका भी हो जाएगा 10(29)A, वो भी एग्जाम्प्ट इनकम है। ठीक है, उसके बाद सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम टी बोर्ड, सेक्शन 10(30). ये तो जो एग्जाम्प्ट इनकम है आप थोड़े से याद रख लो, इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बोर्ड्स, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम टी बोर्ड। ठीक है, उसके सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया क्या, म्यूचुअल फंड का इनकम भी उसको एग्जाम्प्ट हो गया। उसके बाद बिजनेस ट्रस्ट का भी था वो मेंबर, उसका भी एग्जाम्प्ट हो गया। अभी उसको कुछ सर्विस के दौरान कुछ अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिले होंगे, वो भी एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(17)A, सेक्शन 10(17)A, 10(17)A अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स।
कौन बनेगा करोड़पति, ये रिवॉर्ड नहीं है, ध्यान में रखो। रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स मतलब जैसे कि गवर्नमेंट देती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र भूषण दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट में पद्म भूषण दे दिया, परमवीर चक्र दे दिया, तो ये सब अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स सेक्शन 1017A में एग्जेम्प्ट है। उसके बाद इनकम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, तेरी रिसर्च आपने किया होगा, ठीक है, और उसके दौरान वो आदमी जो मैंने बता रहा था वो सर्विस के दौरान अब्दुल कलाम से मिला होगा और उनको एक इनकम दिया होगा, तो अब्दुल कलाम ने साइंटिस्ट हो गए, तो उनका इनकम उस 21st सेंचुरी के साइंटिस्ट है, इसलिए मैंने देखा है। कैसे रिमेंबर करोगे, इनकम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन कौन से क्लॉज में है, सेक्शन 1021, सेक्शन 1021, इनकम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन सेक्शन 1021, 21st सेंचुरी, ठीक है। और लास्ट एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एग्जाम्प्ट इनकम सेक्शन 14A, 15 आप बोले थे, मैंने 16 लिखे हैं, ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। रिवीजन अभी इसका एक एक करेंगे। देखो पहली बात क्या हो गया, गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया, उसका एग्रीकल्चर इनकम कैसे गया है, सेक्शन 10(1) में। देखो इसमें पढ़ो, आपको ध्यान में आएगा। As India is still an agricultural nation and majority population still engaged in agriculture activities, the income generated out of agriculture is exempt under section 10. सबको पता है इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री है और उसके एग्जाम्प्ट होना चाहिए, तो इसलिए वही है, आप खुद के वर्ड्स में लिख सकते हो, इट इज़ एग्जाम्प्ट अंडर 10 सेक्शन, ये सेक्शन 10(1). इन ऑर्डर टू प्रमोट द एग्रीकल्चर shall be excluded from the SSC's total income, but it shall be taken for considering rate to tax non agriculture income. देखो एग्रीकल्चर इनकम तो नॉन टैक्सेबल है, लेकिन उसको आपको क्लबिंग करना पड़ेगा, दैट इज़ द रीज़न दैट लाइन इज मेंशन्ड। एग्रीकल्चर इनकम शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एसएससीज टोटल इनकम, टोटल इनकम से तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा, बट इट शैल बी टेकन फॉर कंसिडरिंग रेट टू टैक्स नॉर्मल नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चर मतलब सैलरी परसेंट हो, तो उसमें आपका एग्रीकल्चर में जोड़ा वो एक्सक्लूड किया जाएगा, लेकिन टैक्स कौन सा स्लैब में आ रहा है उसके लिए आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ फर्म। उसने खुद की कंपनी बनाई, मैंने बताया था। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, अ पार्टनर शेयर इन द टोटल, a partner share in the total income of the firm is totally exempt from the total income on the hands of the partner because firm is separately asset. However, any salary, interest, commission paid or payable to the partner which was deducted from the total income of the firm shall be included in the income of the partner total income as his business. देखो एक बिजनेस होता है, उसके कोई पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। अब पार्टनर और फर्म ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है। तो पार्टनर शेयर्स इन द टोटल ऑफ द फर्म इज़ टोटली एग्जाम, पार्टनर का जो शेयर है उस टोटल इनकम में वो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। ऑन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, तो पार्टनर के सैलरी स्लिप में वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज फर्म इज सेपरेटली एसेट। हाउएवर एनी सैलरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, देखो सैलरी उसको रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ या कमीशन रिसीव्ड हुआ उनसे, तो वो और पेएबल टू द पार्टनर विच वाज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द फर्म। मतलब जो फर्म क्या होता है कि क्या करता है, हमने इनको सैलरी दे दी इसलिए हम डिडक्शन ले रहे, अगर फर्म डिडक्शन लेता है इन चीज़ का तो वो पार्टनर के इसमें क्या होगा, टैक्सेबल होगा, ये चीज़ उसमें बताई गई है इन शॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट आया लीव ट्रैवल कंसेशन, में बोला था वो छुट्टी पे चला गया, सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 10(5). इफ़ एन एम्प्लॉई गोज ऑन ट्रैवल विथ हिज फैमिली एंड ट्रैवलिंग कॉस्ट इज़ रीइम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर इन सच रीइम्बर्समेंट इज़ फुली एक्सेप्ट, ठीक है। एम्प्लॉयर ने उसको क्या दे दिया, वो सब उसका कॉस्ट बेयर करेगा एम्प्लॉयर, लेकिन उसके कुछ कंडीशन है। कंडीशंस क्या है, ये पहला कंडीशन ये है कि जर्नी शुड बी विद इन ड्यूरिंग सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट। वो जो LTC लेके गया है, लीव छुट्टी पे गया है घूमने के लिए, तो वो विद इन सर्विस होना चाहिए या आफ्टर रिटायरमेंट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि वो जो छुट्टी है वो विद इन इंडिया होनी चाहिए, वो जर्नी शुड बी परफॉर्म टू एनी प्लेस विद इन इंडिया। इंडिया में आप ऐसा नहीं कि मॉरिशस जा रहे हो ऐसा, उसको नहीं मिलेगा, विद इन इंडिया में वो क्लोज है तो मिलेगा। थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉयर में बी प्रेजेंट और फॉर्मर, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि प्रेजेंट एम्प्लॉयर है या पास्ट एम्प्लॉयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थर्ड पॉइंट। उसके बाद एम्प्लॉई ज़रूरी नहीं है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए या नई सिटीजन होना है, एम्प्लॉई मे और मे नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है।
उसके बाद फिफ्थ पॉइंट ये है, इफ़ जर्नी परफॉर्म टू वेरियस प्लेसेस टुगेदर देन एग्जाम्शन इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द फारदेस्ट पॉइंट बाय शॉर्टेस्ट रूट। ठीक है, अभी इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि वो एम्प्लॉयर ने घूमने के लिए चला गया विद इन इंडिया। ठीक है, वो फॉर एग्जांपल एक स्पॉट चूज़ किया जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, उसको कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से जम्मू, तमिलनाडु के पर्सन को जाना है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो वो उसने क्या किया कि हैदराबाद चला गया, महाराष्ट्र चला गया, गुजरात चला गया, फिर मध्य प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, बिहार आ गया, कोलकाता आ गया, और उसके बाद वो चला गया क्या फाइनल डेस्टिनेशन अपने जम्मू में। ठीक है, तो अभी जिगजैग वे में चला गया, लेकिन वो तो चला गया अपने फाइनल डेस्टिनेशन लद्दाख या जो भी है उसका है, नीचे उसने मांगा था जम्मू कश्मीर में, उसमें चला गया। लेकिन उसको वो सब एग्जाम्प्ट नहीं मिलेगा। जो शॉर्टेस्ट रूट है कन्याकुमारी से लद्दाख तक डायरेक्ट फ़्लाइट या जो भी शॉर्टेस्ट रूट है उतना ही एग्जाम्प्ट मिलेगा, उसके बाद नहीं। समझो इस जर्नी में उसके 10,000 रुपये खर्च हो गए हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट रूट में 5,000 रुपये एक्चुअल फेयर चल रहेगा, तो वो 5,000 रुपये ही उसको एग्जाम्प्ट हो गए, ना कि 10,000। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अलाउंस और परक्यूसिव रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, वो घूमने चला गया विद इन इंडिया, उसके बाद आउटसाइड इंडिया चला गया, तो आउटसाइड इंडिया, तो उसका सेक्शन है सेक्शन 10(7). आउटसाइड मैंने बताया ना, 7 समंदर पार, आउटसाइड इंडिया सेक्शन 10(7). अभी ये किसको एप्लीकेबल है? आपने सुना होगा इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस जो डिप्लोमेट्स है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर है, वो भी पहले IFS थे। तो ये जो इंडिया के लोग हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, वो जो फॉरेन में काम कर रहे हैं, इंडियन एम्बेसी में जो काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने मूवी एयरलिफ्ट में देखा होगा, उधर हमारे कुछ लोग हैं वो काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी सूडान के कुछ लोगों को हमने ला लिया, तो वो किसकी बदौलत? वो IFS लोग हैं, उनकी बदौलत हमने ला लिया। तो उनको कुछ अलाउंस मिलते हैं बाहर के देश में काम करने के लिए, तो वो अलाउंस हम एग्जाम्प्ट इनकम में ले लेंगे। ठीक है, any such thing paid outside India by the government to a citizen of India for rendering service is outside India। ठीक है, बाहर चला गया, उसके बाद डेथ होगी, डेथ, तो उसको मिलेगी डेथ कम ग्रेजुटी। डेथ कम ग्रेजुटी किस में है? सेक्शन 10(10) में। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? ग्रेजुटी इज़ अ रिटायरमेंट बेनिफिट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विस। उसने कुछ सर्विस की होगी। सेक्शन 10(10) उसमें बोला गया है ग्रेजुटी इनकम को एग्जाम किया है। ग्रेजुटी इनकम रिसीव्ड बाय एन एसी अदर देन द एम्प्लॉयर शैल नॉट बी। देखो, एम्प्लॉयर के व्यतिरिक्त अगर उसको ग्रेजुटी मिली है तो वो एग्जाम्प्ट इनकम में माना नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल दिया है कि ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय LIC एजेंट। आपको पता है LIC में LIC एजेंट होते हैं, उनको भी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है LIC ऑफ इंडिया जो सिर्फ LIC एजेंट को ग्रेजुटी देती है। तो ये उनको जो ग्रेजुटी मिलेगी वो एग्जाम्प्ट नहीं है, वो एग्जाम्प्ट क्या है? नहीं है। ठीक है, याद में रखना। नेक्स्ट है, डेथ होगी, किसके कारण तो डेथ हुई? कोविड-19 डिज़ास्टर या कुछ नेचुरल फ्लड, ऐसा बोल सकते हो डिज़ास्टर। तो डिज़ास्टर 10(10)D, डी माने डेथ, 10(10) डिज़ास्टर हो गया 10(10) BC बिफोर क्राइस्ट, बिफोर होगी ना, बिफोर द क्राइस्ट। तो एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बाय एनी इंडिविजुअल और इज लीगल हेयर, उसको, या अभी वो तो मर गया है तो उसको तो थोड़ी मिलेगा, वो तो लीगल हेयर को मिलेगा। तो लीगल हेयर बाय वे ऑफ कंपेंसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर एक्सेप्ट द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल टू द एक्सटेंट ऑफ हिज लीगल हेयर हैज़ बीन अलाउड बाय डायरेक्शन अंडर दिस एक्ट। ये कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इतना हो गया है कि लीगल हेयर को भी अगर उसको मिलेगा तो वो भी एग्जाम्प्ट है। सेक्शन लिख लो 10(10) BC, तो आपको वो पॉइंट कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे कि LIC में LIC पॉलिसी में आपको मिला होगा, वो भी एग्जाम्प्ट। LIC पॉलिसी में कौन सा? सेक्शन 10(10)D। एनी सम रिसीव्ड बाय अंडर LIC पॉलिसी बोनस ऑफ सच पॉलिसी ओनली एक्सेप्ट फ्रॉम द टैक्स। हाउएवर, ये जो एग्जाम्प्ट है वो किसको नहीं मिलेगा? अगर एक आपको किस अमाउंट सेक्शन 80DD3 और 80DDA के अंडर मिला होगा, तो वो क्या है वो आप खुद पढ़ लेना। एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये ध्यान रखना, ये क्या है? कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ऐसी कोई पॉलिसी होगी तो भी आपको एग्जाम इसमें नहीं मिलेगा। नॉर्मल मैच्योरिटी अमाउंट हो गया, उसका कुछ बोनस हो गया, वो आपको मिलेगा, लेकिन 80DD3 और 80DD3 के अंदर, DDA3 के अंडर नहीं मिलेगा, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर नहीं मिलेगा। और ऐसे सम रिसीव्ड अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन और आफ्टर
जो 1/4/2012 के बाद में आपको मिले हैं ऐसा इनकम LIC के में जो आपकी मैच्योरिटी अमाउंट ये मिली है, ड्यूरिंग द टर्म द पॉलिसी एक्सीड 10% ऑफ द अमाउंट कैपिटल एश्योर्ड। मतलब क्या है, ये 5 लाख की पॉलिसी है, ठीक है, और आपको 5.5 लाख को आपका मिला है, क्या मिला है, एक्सेम्प्ट इनकम मिला है, तो आपको वो एग्जाम्प्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। 3 चीज़ याद में रख ली। उसके बाद 8 पॉइंट आता है पेमेंट फ्रॉम अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, उसमें सेक्शन 10(13) बोला गया है, ठीक है। एनी पेमेंट from an approved superannuation fund made on the death of a beneficiary to an employee in lieu or in commutation to enter retirement on way of refund contribution, ये सब पढ़ लेना। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दे दूंगा, तो आपको ध्यान में आ जाएगा, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। पेमेंट फ्रॉम नेशनल पेंशन ट्रस्ट, जैसे कि मैंने बताया था, वो भी एग्जाम्प्ट है पेमेंट के लिए। तो उसमें क्या है, एनी पेमेंट टू एन SSC ऑन क्लोजर ऑफ अकाउंट फॉर इज ऑप्टिंग। देखो, ये नेशनल पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम हो गया, तो उसमें से आपको अमाउंट निकालना है, 25% अमाउंट विड्रॉल निकाल सकते हो, तो वो अमाउंट भी एग्जाम्प्ट है। या फिर रिटायरमेंट के बाद आपको न्यू पेंशन स्कीम में मिलेगा, वो भी एग्जाम्प्ट है। ये सब पॉइंट 9 में बताया गया है, वो आप पढ़ सकते हो। इनकम ऑफ म्यूचुअल फंड, वो भी एग्जाम्प्ट है सेक्शन 10(23)(d) में। इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, जैसे कि 10(23)(b), उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, वो भी आपको एग्जाम्प्ट है। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है, उसमें बताया गया है। इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बोर्ड्स, कौन से बोर्ड होते हैं, जैसे कि कॉफ़ी बोर्ड होता है, रबर बोर्ड होता है, टोबैको बोर्ड होता है, इनमें से जो इनकम आता है वो भी आपको एग्जाम्प्ट है 1029A में। उसके बाद सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम टी बोर्ड जो होता है वो सब्सिडी कोई देता है, तो उसमें भी आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, मैंने बताया था अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स जो भी मिलेगा, एनी पेमेंट मेड वेदर इन कैश और काइंड इन परसुएंस ऑफ एनी अवार्ड बाय पब्लिक इंटरेस्ट गवर्नमेंट एज अ रिवॉर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, वो भी आपको एग्जाम्प्ट इनकम में माना जाएगा। इनकम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन 1021, 21वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट लोग अब्दुल कलाम, फिर ऐसे रखो। Any income of scientific research association being approved for the purpose of 35(d)(1), which has its object undertaking research in social science or statistical research is exempt। जैसे सोशल साइंस स्टैटिस्टिकल रिसर्च में उसका काम है, वो भी एग्जाम्प्ट है। उसके बाद एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एग्जाम्प्ट इनकम, फॉर कंप्यूटिंग द टोटल इनकम नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर इनकम बाय द SSC in relation to income which does not form a part of total income under this act, where the AO is not satisfied with the correctness of the claim, such expenditure by SSC he may determine the dissolved expenditure in accordance with the इसका। ये जनरली बोला गया है असेसिंग ऑफिसर के ऊपर है, अगर वो सेटिस्फाइड है आपका एग्जाम्प्ट इनकम के बारे में तो वो आपको दे सकता है। ये कुछ ज़्यादा नहीं है एक्स्ट्रा पॉइंट। इसमें आप एडिशनल लिख सकते हो, आपको HRA जो मिलता है सेक्शन HRA जो मिलता है हाउस रेंट अलाउंस, वो भी एग्जाम्प्ट इनकम माना जाएगा, लेकिन उसके कुछ प्रोविजंस है, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। कंक्लूजन में ये लिख सकते हो कि दिस वी फाइंड दैट द सेवरल एग्जाम्स प्रोवाइडेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट वी डू नॉट फॉर्म अ टोटल इनकम प्रोवाइड रिलीफ टू द SSC ऑब्वियसली in reducing the gross total income and arriving at the net total income on which the total tax liability of the SSC is calculated, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स यू एन्जॉयड द वीडियो, और मैंने जो ट्रिक मैंने स्टार्टिंग को बताई है वो इतना याद करके लिख लो, तो आप एग्ज़ाम में आराम से स्कोर सकते हो। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।